हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर शकील हुसैन, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग, छत्तीसगढ़। हमारा कॉलेज A+ ग्रेडेड कॉलेज है नैक के द्वारा। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर, जस्टिस ऑफ प्लेटो, प्लेटोनिक कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। इसके पहले हम 2 वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, और प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया है उसके बारे में। और आज के इस न्याय संबंधी जस्टिस के कॉन्सेप्ट के लेक्चर में हम जस्टिस पर चर्चा करेंगे कि प्लेटो का जस्टिस क्या है, इसका थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस प्लेटो ने इसकी जो बहुत सारे डायलॉग्स हैं, उसमें मैंने कहा था एक अलग वीडियो बनाऊंगा, और अभी वो 1-2 दिन में आ जाएगा वो वीडियो। और डायलॉग्स ऑफ प्लेटो, प्लेटो के डायलॉग्स। तो प्लेटो के डायलॉग्स में जो जस्टिस है वो रिपब्लिक में है। उसकी जो 3 किताबें हैं जो पॉलिटिकल थियरी में, पॉलिटिकल साइंस में कंसिडर की जाती हैं, वो 3 किताबें हैं, रिपब्लिक, द स्टेट्समैन और द लॉज। तो रिपब्लिक उसकी मुख्य किताब है जिसकी 10 उप किताबें हैं, 10 बुक्स हैं। तो इनके विभिन्न चैप्टर्स में इसने इसके बारे में चर्चा की है। तो जस्टिस की एक्सप्लेनेशन पर हम जाने से पहले देखेंगे जस्टिस क्यों है। ये बताने से पहले, जानने से पहले कि व्हाट इज जस्टिस, वी विल डिस्कस जस्टिस फॉर व्हाट, क्यों है जस्टिस, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो इसके लिए हम जो पिछले वीडियो में जो चर्चा कर चुके हैं वो प्लेटो का कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया। जो प्लेटो का कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया है, एक विद्यार्थी ने पूछा था कि प्योर फॉर्म और आइडियल फॉर्म में क्या डिफरेंस है, यानी कि जो आदर्श राज्य और आइडियल स्टेट और प्योर स्टेट में क्या डिफरेंस है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा उसको। तो देयर इज नो सच थिंग लाइक प्योर स्टेट। प्योर स्टेट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जो आइडियल स्टेट है आप उसको प्योर स्टेट कह सकते हैं, इस सेंस में कि प्लेटो का पर्पस कोई आइडियल स्टेट बनाना नहीं था। इसको अच्छे से समझ लीजिए। प्लेटो का पर्पस था कि जो मैन पावर है, जो ह्यूमन बीइंग है, उसका जो एजेंस है, उसका जो सार तत्व है, मूल तत्व है, जो उसका ह्यूमन बीइंगनेस है, वह एक्सप्रेस होना चाहिए सोसाइटी में। तो यूनानियों में उस समय राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं था। मैन इज ए सोशल एलिमेंट और मैन इज ए पॉलिटिकल एलिमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, जैसा कि अरिस्टोटल ने कहा। तो उस समय राजनीतिक जीवन ही असली जीवन था, सामाजिक जीवन जैसी कोई चीज़ नहीं थी। यूनानियों का सबसे बड़ा योगदान जो है पॉलिटिकल फिलॉसफी को, थिंकिंग को, है ये कि उन्होंने हमेशा राज्य को समाज के ऊपर रखा, इतना ऊपर रखा कि राज्य समाज का भेद ही खत्म हो गया। उनका राजनीतिक जीवन ही असली सामाजिक जीवन था। तो प्लेटो के लिए मनुष्य के जो व्यक्तित्व का जो मूल तत्व है वो एक्सप्रेस होना चाहिए समाज में, राज्य में, और उस मूल तत्व का जो विस्तार होगा तो उसके हिसाब से वर्ग बनेंगे, दैट इज जस्टिस। ये हम इसकी व्याख्या में आएंगे। तो अब आइडियल स्टेट पर्पस नहीं था, उसका पर्पस यह था कि वो ऐसा राज्य बने जिसमें मनुष्य की आत्मा के मूल तत्व की व्याख्या हो सके, उसका मूल तत्व बाहर आ सके। जो वर्चुअल नॉलेज में सुकरात ने अपेक्षा की थी, जिसकी व्याख्या सुकरात ने की थी। तो जो न्याय क्यों है का जवाब ये है कि न्याय एक माध्यम है। न्याय वह डिलीवरी है किसकी, मनुष्य के आत्मा के आंतरिक तत्व के बाहर आने के बाद जो हार्मनी स्थापित होगी, दैट इज कॉल्ड जस्टिस। इसलिए न्याय आदर्श राज्य की आत्मा है। अगर कोई राज्य तभी आदर्श कहा जा सकता है जब वो उसमें न्याय होगा। तो न्याय क्या है, न्याय प्राप्त करने की तरीका वो बताता है। लेकिन न्याय क्या है ये जानने से पहले जानना जरूरी है कि न्याय क्यों है। क्योंकि न्यायपूर्ण समाज ही, न्यायपूर्ण राज्य ही आदर्श राज्य है। जो रिपब्लिक का जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, एक आदर्श राज्य की स्थापना करना। एक आदर्श राज्य से उसका मतलब वो है कि वह राज्य जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया हो, आकार का सिद्धांत हो। आकार का सिद्धांत मतलब मनुष्य के आत्मा का जो सद्गुण है वह सद्गुण बाहर आए। वह जिस समाज में आता है वो समाज राज्य है, और जब वो सद्गुण बाहर आ जाता है तो वही न्याय है। अब इस न्याय की व्याख्या वो रिपब्लिक में आके वो करता है। तो जो संशय था शुद्ध राज्य, देखिए शुद्धता जो है अपने आप में एक अप्राप्त होने वाला लक्ष्य है। जब हम 24 कैरेट गोल्ड कहते हैं तो दैट इज 99.99%।
दैट इज नॉट 100%. देयर इज नो सच थिंग लाइक 100% प्योर गोल्ड. ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है. जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड है वो क्या है? 99.99%. अगर आप कहें कि ये सबसे गर्म कुछ नहीं होता. सबसे गर्म में आप उसका हीट बढ़ाते जाए तो अपरिमित है. सूर्य को भी हम नहीं बोल सकते कि ये सबसे गर्म है, उसके आगे गर्मी की सीमाएं समाप्त हो गई, ऐसा नहीं है. सबसे ठंडी चीज, तो जो प्योरेस्ट फॉर्म को प्राप्त करना वो रिलेटिव होता है. रिलेटिव, इस रिलेटिव का मतलब सापेक्ष होता है. जो अधिकतम उपलब्ध है, गोल्ड में 99.99% से ज़्यादा प्योर फॉर्म पॉसिबल नहीं है. तो जितना जो पॉसिबल है वो हम उसी को प्योर फॉर्म कहते हैं. तो जब वो आइडियल स्टेट कहता है प्लेटो, तो आइडियल स्टेट से अभिप्राय यह है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म पॉसिबल है उसकी प्राप्ति ही न्याय है. अब वो कैसे है, इस न्याय की व्याख्या में होता है. तो न्याय प्लेटो के लिए पहला जो इसमें से विशेषता न्याय की निकली, जो चूंकि आपको आंसर लिखने हैं शब्दों में, तो पहली विशेषता लिखेंगे कि न्याय की पहली विशेषता यह है कि यह मनुष्य की आत्मा का आंतरिक गुण है. द जस्टिस इज नथिंग बट द इटर्नल पार्ट ऑफ द सोल. मनुष्य की आत्मा का आंतरिक गुण है. ये कोई कानूनी न्याय नहीं है कि ऐसे जोड़ने से ये प्राप्त हो जाएगा या इसको सजा देने से ये प्राप्त हो जाएगा. तो कानूनी न्याय नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक प्रकार का एक नैतिक, एक मोरल कॉन्सेप्ट हो जाता है. अब यहाँ से असली फिलॉसफी प्लेटो की पॉलिटिकल फिलॉसफी चालू होती है. कल मैंने आपको बताया था, कल से मेरा अभिप्राय है पहले वाले वीडियो से, कि जो फिलोसोफर होता है वो दो में से एक मेथड लेके चलता है, इंडक्टिव मेथड या डिडक्टिव मेथड. तो जब हम किसी फिलोसोफर का मूल प्रेमाइस मान लेते हैं, उसको एक आधार व न्याय वाक्य लेके चलना पड़ता है. वो मूल प्रेमाइस क्या है उसका? प्लेटो का प्रेमाइस मतलब होता है एक आधार वाक्य. आधार वाक्य यह है, अरस्तु ने, सुकरात ने कहा कि वर्च्यू इज नॉलेज. तो प्लेटो के हिसाब से मनुष्य की आत्मा में 3 वर्च्यू होते हैं, 3 प्रकार के वर्च्यू हो सकते हैं. ये 3 प्रकार के वर्च्यू जो हैं वो क्या है? पहला वर्च्यू है आपका जो सर्वोच्च वर्च्यू है वो दैट इज रीजन, विवेक, ज्ञान, रीजन. दूसरा है स्पिरिट यानी साहस. और तीसरा है एपेटाइट. एपेटाइट मतलब हिंदी में होगा भूख, उसकी क्षुधा. तो भूख का मतलब क्या है? जो हमारी ज़रूरतें होती हैं. हम कपड़ा पहनते हैं, हम खाना खाते हैं, हम घर में रहते हैं, हमको लोहे का, शीशे का, तमाम हमारी जो यूटिलिटीज़ हैं दैट इज़ कॉल्ड एपेटाइट. वो हमारी ज़रूरत है, तो वो ज़रूरत को एपेटाइट नाम देता है. अब इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि पहला, सबसे पहले क्या आएगा? एपेटाइट आएगा, फिर स्पिरिट आएगा. प्लेटो, अब इस पे बहस हो सकती है कि क्या मनुष्य की आत्मा में 3 ही गुण होते हैं, इसकी आलोचना बनेगी है. लेकिन जब हम मान लेंगे कि मनुष्य की आत्मा में 3 गुण होते हैं, मानना पड़ेगा क्योंकि प्लेटो तो यही कह रहा है, तो उसके सारे प्रमाण भी मानने पड़ेंगे. जो आपको मैं असली बात पहुंचाना चाह रहा हूं उसको जो समझिए, कि मैंने कहा कि प्लेटो से लेके आज तक, इसीलिए प्लेटो इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर एवर बॉर्न. प्लेटो जो है दुनिया के सबसे बुद्धिमान, महानतम दार्शनिकों में से एक है. बल्कि एक खुद भी थिंकर हैं, बहुत बड़े थिंकर, अल्फ्रेड व्हाइटहेड. वो तो कहते हैं कि ये जो ऑल फिलोसफी ऑफ यूरोप इज नथिंग बट ए फुटनोट ऑफ द प्लेटोज फिलोसफी. यूरोप की पूरी फिलोसफी कुछ नहीं है, प्लेटो के दर्शन का फुटनोट भर है. फुटनोट मतलब जो किताब के आखिरी में नीचे लिखा रहता है, किताब का नाम वाम, वो बस पूरे यूरोप के दर्शन की उतनी औकात है कि वह प्लेटो के दर्शन का फुटनोट है. इतना महान दार्शनिक माना जाता है प्लेटो को. और मेरी व्यक्तिगत राय भी ऐसी ही है. मैंने अपने ईमेल आईडी में प्लेटो का नाम लगा के रखा हुआ है, क्योंकि मेरे हिसाब से भी प्लेटो इज ग्रेटेस्ट फिलोसोफर एवर बॉर्न. क्योंकि वो उसके जो दूसरे डायलॉग्स है, रिपब्लिक में तो केवल पॉलिटिकल फिलोसफी है, उसका जो पहला डायलॉग है अपोलॉजी. बताऊंगा संदर्भ, क्योंकि थोड़ा सा समय का अनुशासन रहता है, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोग उसको देखते नहीं है, बोर होकर बंद कर देते हैं. क्योंकि नॉलेज की ज़रूरत आजकल के ज़माने में सबको नहीं है. हर आदमी को इंस्टेंट मटेरियल चाहिए, बस परीक्षा पास हो, कैसे नंबर मिले, और उसके बाद फिर 32-35 साल तक संघर्ष करते रहते हैं नौकरी प्राप्त करने के लिए. एनीवे, अगर आप अभी से थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ते हैं तो वो आगे आपको बहुत ज़्यादा पे करता है. तो प्लेटो का जो अपोलॉजी है
जो उसका पहला डायलॉग माना जाता है। अपोलॉजी मतलब होता है माफ़ी मांगना। उसमें सुकरात पर मुकदमा चल रहा है उस मृत्युदंड देने के लिए उस किताब में, और सुकरात अपने आर्गुमेंट, वो इतना अद्भुत किताब है, नागरिकता का पूरा कॉन्सेप्ट उसमें निकल के आता है अपोलॉजी में, कि हु इज सिटीजन, वाई इज सिटीजन, और उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं। वो अद्भुत डायलॉग है अपोलॉजी का, उसको हम प्लेटो के डायलॉग में थोड़ी चर्चा उसकी करेंगे। तो प्लेटो जो है उसका दर्शन उस प्रेमाइस को मान लिया। मैंने कहा तब से अभी तक उसको महान क्यों बता रहा हूं मैं। अभी आप बैंकिंग के एग्जाम देते हैं, उसमें रीजनिंग के सवाल आते हैं। रीजनिंग के सवाल में क्या रहता है कि एक कारण रहता है, कथन रहता है, फिर उसका निष्कर्ष रहता है। अगर आप देखेंगे तो कारण क्या है, जैसे कल आपको पूरे वीडियो में बताया था कि सभी खिड़कियां कबूतर हैं। अभी तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन ये प्रमाइस है, गलत हो सही उससे मतलब नहीं है, ये प्रमाइस है, मान लिया गया। क्या मान लिया गया? सभी खिड़कियां कबूतर हैं। और फिर दूसरा कथन आ गया, कुछ कबूतर दौड़ते हैं। अब नतीजा क्या निकला? क्योंकि सभी कबूतर खिड़कियां हैं और कुछ कबूतर दौड़ते हैं, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि कुछ खिड़कियां भी दौड़ती हैं। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि रीजन में आपने प्रमाइस मान लिया है। ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है जो आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिससे आपको नौकरी प्राप्त होती है। कभी आप ये नहीं सोचते होंगे कि ये उटपटांग टाइप के सवाल बने कैसे। ये ग्रीक पॉलिटिकल फिलॉसफी से चला आ रहा है। ये डिडक्टिव मेथड बोलते हैं इसको, ये उस जमाने से चला आ रहा है। तो ये प्रेमाइस प्लेटो का ये है कि मनुष्य की आत्मा में 3 गुण होते हैं। अब ये 3 वर्चू जो है हमने मान लिए। पहला वर्चू क्या है? एपेटाइट। दूसरा वर्चू क्या है? स्पिरिट, साहस। और तीसरा वर्चू क्या है? न्याय। अब प्लेटो कहता है यदि इन तीनों वर्चूज की, किसी भी आदमी में इन 3 में से कोई एक वर्चू होगा जिसके लिए वो बना है, जो उसका प्यूरेस्ट फॉर्म है, जो प्यूरेस्ट आइडिया है उसका, वो प्यूरेस्ट आइडिया जब निकलेगा तो क्या होगा? समाज में 3 वर्ग अपने आप बन जाएंगे। अब जब समाज में 3 वर्ग बन जाएंगे तो अब इन वर्गों का यह दायित्व है कि केवल अपने काम को करें और दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करें। संगीत देखा है कभी टीवी में कि एक आदमी ऐसे 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 करता रहता है और बाकी सब वायलिन सारंगी बजाते रहते हैं। वो जो ऐसे ऐसे करने वाला रहता है वो मास्टर रहता है, वो संगीतकार रहता है। सबके आगे म्यूजिक नोट लिखे लगे हुए होते, जिसको देख देख करके वो बजाते रहते हैं। तो इसका मतलब हारमनी। हारमनी मतलब समरसता। सब बाकी पे ध्यान नहीं लगाए हैं, केवल अपने पे ध्यान लगा कि हमारा म्यूजिक नोट क्या बोल रहा है, कहाँ जोर से बजाना है, कहाँ धीरे बजाना है, फिर कहाँ उत्तम सुर में जाना है, कहाँ मध्यम सुर में आना है। हर आदमी अपने को फॉलो करता है तो क्या होता है? इतने सारे लोगों को मिलके एक मीठा संगीत बन जाता है। तो वो प्लेटो कहता है ये जो अनुशासन है अपने वर्चू के बारे में, जब इसका पालन होता है तो समाज में एक हार्मनी बनती है, एक समरसता बनती है। जब ऐसा समरसतापूर्ण समाज होता है जिसमें एक हार्मनी रहेगी, तो वह हार्मनी वाला समाज ही दैट इज कॉल्ड आइडियल स्टेट। इसलिए आइडियल स्टेट की आत्मा है प्लेटो का जस्टिस। अब ये इतनी सिंपली मैंने आपको बता दिया, लेकिन इतना सिंपल ये है नहीं। अब वो कहता है ये सबसे पहले, कल मैंने आपको बताया था पुराने पहले वीडियो में, कि जब कोई फिलोसोफर जब फिलोसफी देता है, क्योंकि उसके सामने एक प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम का वो एक सोल्यूशन देता है। तो जब वो सोल्यूशन देता है तो सबसे पहले वो पुराने आर्गुमेंट को डिसमिस करता है, जिससे वो सहमत नहीं है, जो उसका इम्प्योर फॉर्म है, जो उसका अशुद्ध रूप है, उस अशुद्ध रूप का वह उसका प्रतिकार करता है। तो उस अशुद्ध रूप के लिए प्लेटो के सभी जितने भी किताबें डायलॉग फॉर्म में हैं, और केवल एक किताब उसका नाम है द लाज। केवल उस एक किताब को छोड़ करके उसकी बाकी 32-35 जितनी भी किताबें हैं, उन सब में उसका जो हीरो है, जो नरेटर है, जो उसका प्रवक्ता है, जो उस प्लेटो की तरफ से बोलता है, वो है सुकरात। हर किताब में उसका हीरो जो है वो सोक्रेटिस है। सारी जो बातें कहना चाहता है वो किसके मुंह से कहलवाता है? वो सुकरात के मुंह से। केवल दलाज एक ऐसी किताब है जिसमें सुकरात नहीं है, जिसमें सुकरात उसका जो ओरेटर नहीं है, उसका एक ओरेटर जो है 3 दूसरे लोग हैं। बाकी सारी किताबों में सुकरात है उसका ओरेटर। तो रिपब्लिक में सबसे पहले वो न्याय की पूर्व मान्यताओं का खंडन करता है। वो ये दिखाता है कि न्याय का जो प्रचलित रूप है ये मैकेनिकल है। और वो मैकेनिकल क्यों है? तो जो प्रचलित 3 रूपों का वो चर्चा करता है, जो कि आपको मैंने किताब भेजी है PDF फॉर्म में, उसको आप देखिएगा। वो तीनों रूप में सबसे पहला है उसका पिता पुत्र है,
सेफालस और उसका बेटा पोलीमार्कस, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, सेफालस और पोलीमार्कस। सेफालस और पोलीमार्कस क्या कहता है, जस्टिस इज गिविंग एवरी मेंस ड्यू, दूसरे का प्राप्य देना। प्राप्य देना मतलब दूसरा जो डिजर्व करता है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा नजदीक न्याय के, प्लेटोनिक न्याय के, यही सेफालस ही है। वो कहता है ऋणों से उऋण होना और दूसरे का प्राप्य देना न्याय। ऋणों से उऋण होना, जैसे हमारे यहाँ शास्त्रों में पहले माना जाता था, अभी भी माना जाता है, जो शास्त्रों में कॉन्सेप्ट है कि ऋण होते हैं। ऋण कैसे होते हैं, पितृ ऋण, मातृ ऋण, गुरु ऋण, हर व्यक्ति के प्रति जो हमारा ड्यू बनता है। माता पिता ने हमको पैदा किया तो माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य है कि उन्होंने हमारे लिए इतना कष्ट सहा, हमारा भरण पोषण किया, सारी परेशानियां हमारे लिए बर्दाश्त की, तो हम ऋणी हैं उनके। ये धरती माता के हम ऋणी हैं क्योंकि हमको अन्न जल देती है। ये हम पर्यावरण के ऋणी हैं क्योंकि ये हमको सब कुछ देता है। हम अपने गुरु के ऋणी हैं क्योंकि हमको ज्ञान देता है। हम अपने भाई के, बहन सब के ऋणी हैं। तो ये जो ऋण है, तो ये ऋण से उऋण हो रहा, उस समय सेफालस और पोलीमार्कस भी कहते हैं ऋण से उऋण होना न्याय है। प्लेटो कहता है कि इसका खंडन करता है प्लेटो। अब प्लेटो कहता है ऋण से यदि उऋण होना न्याय है तो इसका मतलब यह है कि कोई पैसे वाला तो न्यायपूर्ण हो सकता है, जिसके पास जिंदगी भर जो ऋणी रहे वो कभी उसको न्याय मिलेगा नहीं, कोई न्याय प्राप्त नहीं कर पाएगा। और ये तय करना कि किसका प्राप्य क्या है, हु डिजर्व व्हाट, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो सबका बहुत लंबा खंडन वो करता है अपनी किताब में जो है, और इसका बहुत बहुत विस्तार से व्याख्या प्रोफेसर अर्नेस्ट बार्कर ने ग्रीक पॉलिटिकल थ्योरी में दी है। दूसरा आता है वो ग्लाउकन की थ्योरी को लेता है। ग्लाउकन क्या कहता है, थ्रेसिमेकस, शक्तिशाली का हित ही न्याय है। थ्रेसिमेकस के आर्गुमेंट उसने काफी लंबा दिया है, और थ्रेसिमेकस काफी लॉजिकल है। वो कहता है शक्तिशाली का हित ही न्याय है। शक्तिशाली का हित न्याय कैसे है, और न्याय व्यक्ति की भय भावना में। अगर आदमी डरे नहीं, डर के भगवान की पूजा करता है, डर के स्वर्ग नरक से डरता है, वो तमाम चीज़ें हैं जो व्यक्ति की भय भावना से, और ये काफ़ी लॉजिकल भी है। थॉमस हॉब्स ने तो मनुष्य की मूल भावना इसी को बताया है। हॉब्स से कहता है मैं और मेरा भय जुड़वा थे, कि मी एंड माई फियर आर ट्विंस, मैं और मेरा भय जुड़वा है। कि मनुष्य की भय भावना है, उसको हम उसमें हॉब्स में आएंगे तब उसमें डिटेल में आपको बताएंगे कि फियर जो है ये दूसरी तमाम भावनाओं की माता है। अगर हम किसी चीज़ से डरते नहीं हैं तो हम डरे नहीं तो कोई भाव ही हमारे अंदर नहीं आए। थ्रेसिमेकस भाव से हजारों साल पहले इस बात को कह रहा है कि भय, न्याय मनुष्य की भय भावना में। इसका भी प्लेटो प्रतिकार करता है। और तीसरा है ग्लाउकन और उसका भाई एंडिमेंटस। एंडिमेंटस और ग्लाउकन जो है ये थोड़ा सा मतलब उदारवादी कॉन्सेप्ट देते हैं, और ये क्या कहते हैं, दुर्बल का हित ही न्याय है। यानी कि न्याय व्यक्ति की भय भावना में नहीं है, बल्कि जो दुर्बल का हित है, कमजोर आदमी का हित ही न्याय है। यानी कि थोड़ा सा मोरल आर्गुमेंट लेके चलता है कि जो गरीब आदमी है उसका हम भला करेंगे, क्योंकि उसका दुर्बल का हित है। वो ऊपर सेफालस और पोलीमार्कस वाले लॉजिक को उल्टा कर देता है। सेफालस पोलीमार्कस क्या कहता है, न्याय जो है दूसरे का प्राप्य देना न्याय है, तो वो प्राप्य को यहाँ उल्टा कर देता है कि कमजोर आदमी का हित। और बीच में क्या कहता है थ्रेसिमेकस, शक्तिशाली का हित न्याय है। तो शक्तिशाली का जब हित न्याय होगा तो कमजोर कहाँ जाएगा, वो कमजोर एडजस्ट हो रहा है कहाँ, ग्लाउकन में। ग्लाउकन कहता है कि दुर्बल का हित न्याय। प्लेटो कहता है इन सब लोगों ने जो न्याय की परिभाषा दी है, जिसको न्याय माना है, ये मैकेनिकल है, ये ऑर्नामेंटल है, ये एक कोई जैसे कोई प्रोडक्ट है, और जो बाहर है, ये करेंगे तो ये मिल जाएगा, ये करेंगे तो वो मिल जाएगा। न्याय बाहर नहीं है। न्याय क्या है, अगर आप अपनी आत्मा के आंतरिक गुण को उसके मूल स्वरूप में, मूल स्वरूप मतलब वही कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया, मूल स्वरूप मतलब उसका सबसे शुद्ध स्वरूप आप समझ जाते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो दूसरे के साथ अन्याय करने का प्रश्न ही नहीं होता है। दूसरे के साथ आप गलत व्यवहार करेंगे क्योंकि आप केवल वही करेंगे जो आपकी आत्मा का मौलिक गुण है। जब हमारी आत्मा का मौलिक गुण क्या है, तब वो कहता है कि ये तीन तत्व हैं, एपेटाइट, स्पिरिट और रीजन। इसमें से हर व्यक्ति अपने मौलिक गुण को प्राप्त करेगा। अब यहां पर न्याय का जो व्याख्या देता है वो 2-2.5 लाइन की यही व्याख्या है कि मनुष्य की आत्मा के आंतरिक गुण को मनुष्य पहचाने और उसके अनुरूप अपनी भूमिका को प्राप्त करे,
और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करे, यही न्याय है। ये व्यक्तिगत न्याय हो गया। न्याय के दो भाग करता है वो करता नहीं है। एक्चुअली उसके न्याय की व्याख्या के दो भाग निकलते हैं। पहला यह है कि व्यक्ति अपनी आत्मा के मौलिक गुण को पहुंचा दे। एवरी मैन शुड एड्रेस टू हिमसेल्फ, एवरी मैन रिकॉग्नाइज, इन्वेंट हिज ओन soul, the real form of soul that has to be invented, that has to be recognized, that is your own soul. तो ये जो आपका आंतरिक गुण है इसको पहचानना फर्स्ट, एंड वर्क अकॉर्डिंग टू दैट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ योर सोल। आत्मा के उस मौलिक गुण के अनुसार काम करिए। एंड डोंट इंटरप्ट टू एनीबडी, दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करे। तो व्यक्तिगत न्याय इसके तीन हिस्से हो गए। व्यक्ति अपनी आत्मा के मौलिक गुण को पहचाने, दूसरा उस मौलिक गुण के हिसाब से अपनी भूमिका को करे, प्राप्त करे, उसको उस भूमिका के हिसाब से काम करे, तीसरा दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करे। तो इसमें पहला दोनों से व्यक्तिगत न्याय हो गया, लेकिन यह तीसरा जैसे प्राप्त करता तो यह सार्वजनिक न्याय हो जाता। अब समाज में तीन वर्ग हो गए। एक एपेटाइट वाला वर्ग हो गया, जो कोई बढ़ई है, कोई लोहार है, कोई समाज की दूसरी जरूरतें पूरी कर रहा है, उत्पादक है, खेतीहर है, व्यापारी है, किसान है, ठीक है, एपेटाइट का गुण है। दूसरा स्पिरिट, साहस का गुण है। अब वो सेना पुलिस से संबंधित काम कर रहा है, सुरक्षा संबंधित काम कर रहा है। तीसरा जो टॉप है, जिसको कहता है ज्ञान का शासन होना चाहिए, कहता है दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ योर सोल। ये सबसे सुंदर तत्व है आत्मा का। ये क्या करेगा? ये शासन करेगा। तीसरा फॉर्म शासन करेगा। यह काम गवर्नेंस का है इसका। तो अब इसमें से हर व्यक्ति केवल अपने काम को कर रहा है, दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, तो वो समाज एक समरसतापूर्ण समाज होगा, और वह समाज क्या कहलाएगा? न्यायपूर्ण समाज। और जो समाज ऐसा होगा वही समाज कहलाएगा आइडियल स्टेट। तो प्लेटो का आदर्श राज्य एक उसका लक्ष्य है, और उस आदर्श राज्य की आत्मा है न्याय। अब आगे के जो दो थ्योरीज उसकी हैं, तो थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ एजुकेशन एंड थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। तो आप ये समझ लीजिए कि एक भवन है आदर्श राज्य, उसमें रहने वाली रूह जो है वो उस भवन में, उस आदर्श राज्य में वो न्याय। अब इस न्याय की प्राप्ति के दो रास्ते हैं, दोनों मैंडेटरी हैं, ऑप्शनल नहीं है कि या ये रास्ते पर जाइए चाहे वो रास्ते पर जाइए, दोनों मैंडेटरी हैं। The negative path is called education, positive path is called education and negative path is called communism. न्याय प्राप्ति के लिए what has to be done का मतलब है do and don'ts, और दूसरा जो नहीं करना है, जो नहीं करना है वो साम्यवाद है, जो करना है वह शिक्षा है। जब ये दोनों करेंगे तभी समाज में तीन वर्ग प्राप्त होंगे, और तभी समाज में न्याय की प्राप्ति होगी, और वह न्यायपूर्ण समाज जो है वह आदर्श राज्य होगा। जब शिक्षा सिद्धांत से हम गुजरेंगे तो समाज में तीन वर्ग प्राप्त होंगे, और ये तीन वर्ग के जो टॉप होगा, जो रूलर होगा, दैट इज कॉल्ड फिलोसोफर किंग, जो कहता है जब तक कि शासक दार्शनिक नहीं होंगे, मानवता के कष्टों का उत्सादन जो है संभव नहीं है। मानवता के कष्ट का अंत संभव नहीं है जब तक कि राजा या शासक दार्शनिक नहीं होते। तो ये है प्लेटो का न्याय। बहुत सिंपल है, बहुत लंबा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, ये 200-250 शब्द में लिखा जा सकता है। तो इस न्याय की आत्मा के कुछ, न्याय सिद्धांत की कुछ विशेषताएं आती हैं। सबसे पहली विशेषता ये है कि न्याय आदर्श राज्य की आत्मा है। न्याय के बिना आदर्श राज्य संभव नहीं है। दूसरा, आप लिख भी सकते हैं, लिखते चलिए। दूसरा कि न्याय प्लेटो के आत्मा के त्रिगुणात्मक विभाजन पर आधारित है। जस्टिस इज बेस्ड ऑन द ट्राइडेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ सोल। ट्राइडेंटल में, ट्राइडेंट मतलब होता है त्रिशूल। ट्राइडेंटल किताबों में लिखा है डिविजनल, या तीन तरीके से उसको विभाजित। डिविजनल का मतलब होता है एवरीथिंग इज सेपरेटेड। आत्मा के तीनों गुण सेपरेटेड नहीं है, वो आत्मा के इंटीग्रल पार्ट है। ट्राइडेंट में क्या होता है? एक हैंडल होता है और तीन शूल बने होते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको ट्राइडेंटल है। ये मेरा अपना परिभाषा है कि वो ट्राइडेंटल है, जो आत्मा एक है और उसके तीन गुण हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन द ट्राइडेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ सोल। आत्मा के त्रिगुणात्मक विभाजन पर आधारित है। दो हो गया।
तीसरा, यह कार्य विशेषीकरण पर बल देता है। इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपर्टाइज, यानी कि हर व्यक्ति के अंदर एक विशेष काम करने का गुण है और केवल उसको वही काम करना चाहिए, दूसरा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन ये वो कुछ वैसा काम नहीं है कि जो किसी ने बता दिया तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, तुम वो करोगे। नहीं, ये तो ऑर्नामेंटल हो गया, तो बाहर से बताया गया। वो कहता है इसलिए हम इसको किसी दूसरे सिस्टम से तुलना नहीं कर सकते कि जहाँ कोई शासन बता देता है कि तुम ये करोगे, तुमको भगवान ने ऐसे बनाया, तुमको ऐसे बनाया, तुम ये करो, ऐसा नहीं। ये तो बाहरी बात हो गई। वो कहता है आपकी आत्मा में जो गुण है उसको पहचानिए और उसके हिसाब से करिए, दूसरे के आत्मा के गुण के में हस्तक्षेप न करिए। तो आदर्श राज्य क्या की आत्मा है न्याय, यह आत्मा के त्रिगुणात्मक विभाजन पर आधारित है और यह कार्य विशेषीकरण पर आधारित है। चौथी विशेषता आप लिख सकते हैं, यह सबके लिए है, यानी कि इसमें सबके लिए से मतलब मेरा स्त्री और पुरुष से है। तो 2400 साल पहले भी वो स्त्रियों को भी इसमें शामिल करता है। सबके लिए में वो दास शामिल नहीं है, वो हम बाद में बताएंगे आपको। वहाँ उसका आइडिया है केवल सिटीजन से, क्योंकि जो 2400 साल पहले दास प्रथा होती थी। तो लेकिन उसमें महिलाओं को एग्जाम्प्ट नहीं किया, खासकर शिक्षा जब बताऊंगा आपको तो शिक्षा में बात क्लियर हो जाएगी। महिलाओं को उसने एग्जाम्प्ट नहीं किया, उसने कहा शिक्षा सिद्धांत में महिलाएं भी आएंगी। तो जो न्याय है यह संपूर्ण समाज के लिए है। तो इसकी 4 मौलिक विशेषताएं हैं, किताब में आपको बहुत सारी विशेषताएं मिल जाएंगी, उनको भी लिख लीजिएगा। लेकिन इन 4 के बिना कंप्लीट नहीं होगा। आत्मा है, आत्मा की आत्मा मतलब आदर्श राज्य की आत्मा है न्याय, और आत्मा के त्रिगुणात्मक 3 गुणों के आधार पर विभाजन पर यह आधारित है, ट्राइडेंटल डिवीजन है इसका, और कार्य विशेषीकरण पर आधारित है। और यह सबके लिए, स्त्री पुरुष दोनों इसमें शामिल होते हैं। और ये समरसतापूर्ण समाज को ही वह न्याय कहता है। कार्य विशेषीकरण मतलब कार्य विशेषीकरण और अहस्तक्षेप भी जोड़ सकते हैं कि दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करना है। अब इसकी जो आलोचना है, इसका जो विशेषताएं हैं, उसका आप जो भी आलोचना लिखना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था, थोड़ा सा अगर आप दिमाग अप्लाई करेंगे तो अगर आप जो फीचर लिखते हैं जस्ट उसका अपोजिट क्या होता है, उसकी आलोचना होती है। कि अगर आत्मा के त्रिगुणात्मक विभाजन पर है तो ये कैसे माना जा सकता है कि आत्मा में केवल 3 ही गुण होते हैं। अगर आत्मा में 3 ही गुण होते हैं तो ये हजारों प्रकार के गुण कहाँ से हैं, हजारों प्रकार की चीज़ें हैं। तो सबसे पहली आलोचना तो उसकी ये हो जाती है। दूसरी ये कि कार्य विशेषीकरण मतलब वो फिक्स हो जाता है। कार्य विशेषीकरण वो एक बहुत बड़ी कमी है, हालांकि वो ऐसा बात नहीं करता। एजुकेशन जब बताएंगे तब क्लियर जगह कि वो कोई फिक्स कार्य विशेषीकरण की बात नहीं करता है। तो आलोचनाएं भी आपको बहुत सारी लाइन से 1 2 3 पॉइंट करके मिल जाएंगे, लेकिन बेसिक है कॉन्सेप्ट। प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है, अगर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया समझ में आ गया है तो प्लेटो का कोई भी विचार समझने में तकलीफ नहीं जाएगी, क्योंकि एक दूसरे से लिंक्ड है। अब आपने मान लिया ना कि प्लेटो 3 वर्च्यू मानता है, 3 गुण मानता है आत्मा, शरीर, मनुष्य की आत्मा में। अब आपको उसकी सारी बात नेचुरल लगने लगेगी और सारी बातें आप मानते चले जाएंगे। तो अब अगले वीडियो में हम लेंगे प्लेटो का एजुकेशन, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का सिद्धांत। तो न्याय, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में हम अपनी बात कन्वे कर पाने में सफल हुए होंगे। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, और अगर किसी को नहीं पसंद आया तो भी आप चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिए कि हो सकता है उसको हम कुछ इम्प्रूव करें। अगर आपको उसमें कुछ मिसिंग लग रहा है तो वो भी बता सकते हैं कि सर आपने न्याय बताया लेकिन न्याय में ये फलानी चीज़ भूल गए या नहीं बताया। तो उसको हम, क्योंकि अभी हम पीपीटी में भी और वीडियो बनाएंगे, पीपीटी के साथ भी, पावर पॉइंट के साथ भी, तो हो सकता है उस पर कुछ चीज़ें, क्योंकि न्याय ऐसा है कि हम 2 घंटे बात कर सकते हैं इस पर और ये भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इतना डिटेल प्लेटो ने इस पर लिखा है। लेकिन एक मूल बात क्या है कि आपको परीक्षा में आंसर लिखना है। तो चाहे आईएएस में तो अब 150 शब्दों की सीमा हो गई है, कोई भी बात आपको 150 शब्द से ज़्यादा में नहीं लिखना, और ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि 150 शब्द आप बात शुरू करते ही खत्म हो जाते हैं। तो आपको 150 शब्दों में आंसर को लिखने आना चाहिए, अभी से प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। तो प्लेटो का कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस जो है, जब आप 150 शब्दों में लिखेंगे तो आपको शुरू यहीं से करना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ सोक्रेटिस virtues knowledge. Plato found 3 virtues in human soul: appetite, spirit and reason. And accordance of that soul, अब इसको आप एक पैराग्राफ में पूरा न्याय बता दिया, आखिरी के 75 शब्द में केवल आप उसकी व्याख्या करिए, तब जाके आपके 150 शब्द में, यानी कि आपको बिल्कुल
निचोड़ देना है अपने ज्ञान को। तो हम कितना भी लंबा बताएं, वो सिर्फ बताने का पर्पज़ है कि आपके बात समझ में आ जाए और आप 150 शब्दों में लिखने की प्रैक्टिस करिए। अभी थोड़ा सा दिक्कत ये है कि यूनिवर्सिटी सिस्टम में हम 600-1000 शब्द में आंसर लिखते हैं, और प्रोफेशनल एग्जाम्स में जब आते हैं तो उसको हमको 150 शब्द में, 200 शब्द में लिखना पड़ता है। तो वो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप 150 शब्द में लिखें। तो अपने स्टूडेंट्स को मैं जो गूगल फॉर्म में आपको असाइनमेंट दूंगा, उसमें 50 शब्द में, 100 शब्द में लिखने की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। तो चलिए इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करने की ज़रूर जहमत करिए चैनल को, और सब्सक्रिप्शन का बटन दबाइए जिससे सब्सक्राइब हो जाए, ताकि हम जो भी वीडियो जारी करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि तत्काल पता चल जाए। धन्यवाद।